हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ करवा दिए गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होते हैं, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होते हैं, पोषण क्या है, फिर ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन और कौन कौन से जंतु किस किस अंग से श्वसन करते हैं, ये सब आपको पीछे बताया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूनिवर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो समझते हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है। श्वसन तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, माने जो जो सारे, जैसे कि नाक द्वार हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, श्वास नली हो गया, उपास्थि हो गया, पसलियाँ हो गई, फिर क्या होता है, कुपिका हो गया, ब्रोंकियोस हो गया, ट्रैकिया हो गया, इन सारे चीज़ मिलाकर जिस मैंने एक काम को करते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो सिस्टम कहते हैं। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, तो नाक द्वार हो जाएगा। नाक द्वार के बाद क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर होता है फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर एपीग्लोटिक्स होता है, फिर इसको जो लंबा पाइप से गया है उसको क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। फिर यह जो इधर शाखा के रूप में बटा है उसको क्या कहते हैं, तो ब्रोंकस कहते हैं। और जब यह छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है तब उससे क्या कहते हैं, तब ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं। पहला है कि श्वसन की परिभाषा क्या, हम बात करें तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, आप साथ में लिखते भी जाइएगा जिससे आपका नोट्स एक बन जाएगा बढ़िया। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं। कहता है कि श्वसन का परिभाषा, कहता है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करती है तथा CO2 गैस बाहर निकालती है। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा CO2 गैस बाहर निकालती है। और श्वसन तंत्र के बारे में हमको बता दिए कि श्वसन तंत्र क्या है। तो बहुत सारे अंग मिलकर जो श्वसन का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो श्वसन तंत्र कहते हैं। जिसमें बहुत सारे अंग में क्या क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, मुंह से भी श्वसन करते हैं, लेकिन मुंह से श्वसन करना अच्छी बात नहीं होता है। और क्यों अच्छी बात नहीं होता है हम आपको बताएंगे। मानव श्वसन तंत्र की बनावट के हम बारे में बात करें तो जैसे कि हम लोग सीरियल ढंग से अगर देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो नाक या मुंह हो जाएगा, उसके बाद
फेरिंग्स हो जाएगा, उसके बाद लैरिंग्स हो जाएगा। इसको चलिए लिख देते हैं आपको, जो समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको अगर आप बढ़िया से याद रखते हैं तब आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रख पाइएगा, क्योंकि एक क्रम से याद होने के बाद ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो चलिए लिखते हैं। पहला क्या है, पहला क्या हो जाएगा, तो नशा गुहा हो जाएगा। नशा गुहा, नशा गुहा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, देखिए जैसे कि नशा द्वार हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है फेरिंग्स। क्या होता है, तो फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, तो फेरिंग्स होता है। उसके बाद यहाँ होता है क्या, तो लैरिंग्स। उसके नीचे क्या होता है, तो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। उसके यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस हो जाएगा, एपिग्लॉटिस हो जाएगा। और फिर नीचे अगर जाएंगे यहाँ पर, तो जो आप देख रहे होंगे जो ऐसे चूड़ी नुमा लपटा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हाइलिन कहते हैं। हाइलिन का क्या काम होता है तो यह श्वास नली में आने वाले वायु को जब आता है या फिर जाता है तो यह चिपकने से बचाता है। और जो यहाँ से इसको लंबा यहाँ से यहाँ तक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रैकिया। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया या फिर उसको श्वास नली भी बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है तो इसको क्या कहते हैं, जो पाइप नुमा आकार है जो दो भागों में बंटता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस। और जब यह पतली पतली भागों में बंटता है तब उसको क्या कहते हैं, तो ब्रोंक्यूलस। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं, तो ब्रोंकियोल। इसको बढ़िया से लिख देते हैं साफ से, इससे आपको बढ़िया से दिखे। इसको क्या कहते हैं तो ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल क्या कहते हैं, तो ब्रोंकियोल कहते हैं। और जो आप ऐसे से देख रहे होंगे हैं, जब छोटे छोटे दाने के समान जो ऐसे से है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कूपिका। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे क्या है, तो कूपिका कोष कहते हैं। और नीचे जो होता है ऐसे इस तरह से होता है आकार का, जो थैलेनुमा संरचना होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डायफ्राम। उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम भी है जो हमारे श्वसन में मदद करता है। कैसे करता है हम देखेंगे उसको। तो चलिए इसको लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो नसा गुहा हो गया। उसके बाद क्या हम बोलें, तो उसके बाद हो गया फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तो लैरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद क्या है, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या हो जाएगा, तो ट्रैकिया के बाद हो जाएगा, ट्रैकिया के बाद हो जाएगा ब्रोंकस, ट्रैकिया के बाद हो जाएगा ब्रोंकस। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ब्रोंकियोल हो जाएगा, ब्रोंकियोल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो फिर कूपिका के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो कूपिका, कूपिकाओं जिसको क्या कहते हैं, वायु कोष। क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वायु कोष, वायु कोष। क्या कहते हैं, वायु कोष। उसके बाद क्या हो जाता है, जब पूरा रूप जो बड़ा है आप देख रहे होंगे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फेफड़े, फेफड़े। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद
हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डायफ्राम क्या है, तो डायफ्राम उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नसा गुहा से, यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक करके देखेंगे। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग क्या लगाते हैं, तो नसा गुहा यानी नाक द्वार, नसा गुहा, नसा गुहा। नसा गुहा जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, नाक है, नाक क्या है, नाक है, नाक बोल सकते हैं। नाक के आगे क्या होता है, तो नाक दो छिद्र होते हैं। नाक में क्या होते हैं, तो दो छिद्र होता है। यह श्वसन के सिर्फ मार्ग है। जैसे कि नाक है ना, नाक है जो सिर्फ है और सिर्फ श्वसन का मार्ग है। अगर आपसे पूछेगा कि हम लोग श्वसन किससे करते हैं, तो हम लोग श्वसन फेफड़ा से करते हैं, ना कि नाक से करते हैं। नाक क्या है, तो एक माध्यम है, वायु को ले जाने में और लाने में मदद करता है। तो नाक यह श्वसन का सिर्फ मार्ग है। यहाँ लिखते हैं कि यह श्वसन मार्ग है, यह श्वसन का मार्ग है जिससे होकर वायु प्रवेश करता है, जिससे होकर क्या होता है, तो वायु प्रवेश करता है, वायु प्रवेश करता है। जैसे कि नाक से हम लोग सांस ले, मुंह से भी हम लोग सांस ले लेते हैं। अगर नाक बंद करके और आप मुंह से सांस लीजिएगा तो आप मुंह से भी सांस ले लीजिएगा। लेकिन हम लोग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि मुंह में जो हम लोग सांस में लेते हैं और जितना भी गंदगियाँ होता है, जैसे कि वायु में उपस्थित धूल कण या फिर कीटाणु होते हैं, वो हमारे मुंह के माध्यम से फेफड़े तक चले जाते हैं और जहाँ इन्फेक्शन फैला देता है और हमारे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। जब हम लोग नाक से श्वसन करते हैं तो नाक में आप देखे होंगे, नाक में बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो नाक में बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। यह क्या करता है, तो यह धूल कण को फेफड़े तक जाने से रोकता है। मैंने धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, अंदर जाने से क्या करता है, तो रोकता है। और नसा गुहा में जैसे कि आप नसा गुहा में एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मा झिल्ली के बारे में बताते हैं आपको। नसा गुहा में एक श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। और यह श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, इससे क्या होता है, तो तरल पदार्थ निकलते रहता है। क्या होता है, तो तरल पदार्थ निकलते रहता है, जिसको क्या कहते हैं, तो म्यूकस। आप देहाती भाषा में उसको क्या कहते हैं, नेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटा कहते हैं, उसको देहाती भाषा में इसे बोलते हैं। लेकिन हम आप बात करें तो उसको तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो म्यूकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो म्यूकस। यहाँ से एक तरल पदार्थ निकलते रहता है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, तरल पदार्थ श्लेष्मा ग्रंथियां से तरल पदार्थ निकलता है या निकलते रहता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे म्यूकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो म्यूकस, जिसे म्यूकस कहते हैं। और यह म्यूकस भी हमें क्या करता है, तो यह भी धूल कण को अंदर जाने से बचाता है। क्योंकि जब यह धूल कण जाता है, जब इस पर धूल कण जाता है तो क्या होता है,
धूल कण जाने के बाद यह उसमें चिपक जाता है। धूल कण क्या होता है, तो धूल कण चिपक जाता है और वह अंदर फेफड़े तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमारी मदद होता है, धूल कण को अंदर न जाने में रोकता है। मतलब धूल कण क्या हो गया, तो यह धूल कण को चिपका लेता है, धूल कण को चिपका लेता है। अगर आप जैसे कि आप सर्दी उर्दी हो जाता है, जैसे कि जब सर्दी होता है तो हमें सुगंध नहीं महसूस होता है। जब हमें सर्दी होता है तो उस समय सुगंध नहीं महसूस होता है, तो क्या होता है, तो नाक में जैसे कि यहाँ पर हम बनाते हैं, नाक में क्या होता है, जैसे कि नाक है, तो नाक में यहाँ पर ऊपर के भाग में एक क्या पाए जाते हैं, तो ऑल्फेंट्री लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो ऑल्फेंट्री लोब पाए जाते हैं। और ऑल्फेंट्री इसको क्या कहते हैं, हमने क्या पाया जाता है, तो ऑल्फेंट्री लोब पाया जाता है, ऑल्फेंट्री लोब पाया जाता है। और यह है जो सुगंध पता लगाता है। क्या करता है, तो सुगंध पता लगाता है। क्या करता है, तो यह सुगंध पता लगाता है। लेकिन जब यह सर्दी होता है तो हमारे अंदर जो तरल पदार्थ म्यूकस होता है वह ज़्यादा निकलने लगता है। और ज़्यादा निकलने के कारण क्या होता है, तो म्यूकस से यह ढक जाता है। क्या होता है, तो म्यूकस से यह ढक जाता है, जिसके कारण हमें सुगंध पता नहीं चल पाता है। जिसके कारण क्या होता है, तो सुगंध पता नहीं चलता है, माने म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस से क्या होता है, तो ढक जाता है, ढक जाता है। म्यूकस से क्या होता है, तो ढक जाता है, और जिससे हमें सुगंध के पता नहीं चलता है, यह सर्दियों में। और जब हमको सर्दी ठीक होता है तो यह म्यूकस की मात्रा निकलना कम हो जाता है और यह साफ़ सुथरा हो जाता है, जिससे हमें सुगंध की महसूस होने लगती है। तो इस तरह से हमें सुगंध का पता लगता है, और जब हम सर्दी होता है तो हमें सुगंध का पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग नासा गुहा पढ़े थे, नाक पढ़े थे। इसके 2 छिद्र होते हैं। यह श्वसन का मार्ग जिससे होकर वायु प्रवेश करते हैं। और नाक में क्या होता है, तो बाल पाए जाते हैं, फिर भी उसमें म्यूकस पाए जाते हैं जो हमारे अंदर धूल कण या फिर कीटाणुओं को अंदर जाने से क्या करते हैं, तो रोकते हैं। अगर हम इसका परिभाषा की बात करें, नासा गुहा की परिभाषा की हम बात करें, चलिए लिख देते हैं आपको। नसा गुहा का परिभाषा होता है, यह है, लिखिए, यह नली जैसी संरचना होती है, जो दो भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो बाल, इसके अंदर बाल हो गया, तथा क्या पाए जाते हैं, तो म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस पाए जाते हैं, जो धूल कणों और कीटाणुओं को अंदर जाने से क्या करता है, तो अंदर जाने से रोकता है, अंदर जाने से रोकते हैं।
रोकते हैं। तो नसा गुहा हो गया। नसा गुहा क्या हो गया? नसा गुहा हो गया। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? तो फेरिंग्स के बारे में। क्या पढ़ना है? तो फेरिंग्स के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, फेरिंग्स। हेडिंग लगा लेते हैं, क्या है? तो फेरिंग्स। फेरिंग्स 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 है। इसमें हम इसका परिभाषा के बारे में हम बात करें तो जिस स्थान पर जिस स्थान पर नसा गुहा और मुख्य गुहा मिलते हैं वह स्थान को क्या कहते हैं? तो वह स्थान को फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फेरिंग्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे फेरिंग्स कहते हैं। अगर हम इसको फिगर से आपको बताएं, जैसे कि यह क्या हो जाएगा, तो यह नाक है और इसके अंदर से जाते हैं तो नाक, जैसे कि यहाँ और यहाँ पर जहाँ पर ये दो मिलते हैं, नाक है और इधर से मुंह है, इधर से नाक है, तो यह जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर भाग को क्या कहते हैं? तो फेरिंग्स। इसे क्या कहते हैं? तो फेरिंग्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो फेरिंग्स कहते हैं। और यह आगे जाकर दो भागों में बंटता है। आगे जाकर क्या हो जाता है? तो आगे जाकर दो भागों में बंटता है। यह ऐसे और ऐसे भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। एक तो होता है जो वायु को ले जाता है, वायु को वहन करता है, और दूसरा क्या हो जाता है? तो भोजन को ले जाने का कार्य करता है। और यहाँ पर क्या होता है? तो एक तो एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या होता है? तो एपिग्लोटिस क्या होता है? तो एपिग्लोटिस का वही काम है जो हम लोग, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें, एपिग्लोटिस जैसे कि आप देखे होंगे टंकी में पानी रहता होगा तो आप उसको मोड़ने का काम करते होंगे। जैसे कि सोचते होंगे जैसे कि नल लगा हुआ होता है, तो नल लगने के बाद हमको पानी किचन में ले जाना होता है तो किचन में ले जाते हैं, बाथरूम में ले जाना होता है तो बाथरूम में ले जाते हैं उसे नल के माध्यम से। उसी तरह से यहाँ पर ही एक तरह से नल ही है, एक तरह से नल ही की तरह काम करता है। इसको क्या कहते हैं? तो एपिग्लोटिस है। जब हम लोग वायु लेते हैं तो यह क्या करता है? तो यह इससे यहाँ पर जो होता है इसको बंद कर देता है। इस द्वार को बंद कर देता है। इस द्वार को क्या करता है? तो बंद कर देता है। भोजन ले जाते समय क्या होता है? तो इस द्वार को बंद कर देता है। और अगर इस हम मुंह से भोजन करते हैं तो यह एपिग्लोटिस इस द्वार को बंद कर देता है। लेकिन जब हम जैसे कि अब खाना खा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो मस्तिष्क है, और एपिग्लोटिस की हम बात करें, नियंत्रण के बारे में बात करें, तो यह नियंत्रण इसको कौन करता है? तो मस्तिष्क क्या करता है? तो मस्तिष्क क्या करता है? इसको मस्तिष्क कंट्रोल करता है। मस्तिष्क में कौन कंट्रोल करता है? तो एपिग्लोटिस। फिर से लिख देते हैं इसको, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। और जब हम जैसे कि अगर हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो मोबाइल देखते आवर में क्या होता है? हमारा ध्यान भटक जाता है और भोजन जो होता है वायु मार्ग में थोड़ा सा प्रवेश कर जाता है। तो भोजन वायु मार्ग में प्रवेश करने के कारण हमारे जोर से छींक आता है। क्या आता है? तो छींक आता है। और यह वापस इतना जोर से छींकते हैं, मैंने वायु का प्रेशर इधर से
जोर से जाता है, वायु का प्रेशर इधर से जोर से जाता है और जो भोजन है वह ऊपर चला जाता है और फिर हम लोग को कहाँ चला जाता है, तो भोजन के मार्ग में चला जाता है और जिससे हमको ठीक हो जाता है, मैंने छींक आना बंद हो जाता है। तो छींक कहाँ से आता है, तो एपिग्लोटिस के कारण ही क्या होता है, तो हमको छींक आता है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद हम फेरिंग्स पढ़ लिए, उसके बाद हमको पढ़ना है लैरिंग्स के बारे में। उसके बाद क्या है पढ़ना, तो लैरिंग्स। तो हेडिंग लगा लेते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स है, इसे वाक्य यंत्र भी कहते हैं। वाक्य यंत्र कहने का मतलब है कि यहीं से हम लोग क्या करते हैं, तो बोल पाते हैं, बोल पाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, गाना गाते हैं, सब इसी का काम है। इसको वाक्य यंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो वाक्य यंत्र कहते हैं। यह क्या, इसका काम क्या है, तो यह श्वास नली से एपिग्लोटिस के द्वारा अलग होता है। तो यह श्वास नली, यह श्वास नली से एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस द्वारा अलग होता है, एपिग्लोटिस द्वारा अलग होता है। यह वाक्य यंत्र जैसे कि हमको बोलने में मदद करता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमको कौन मदद कर रहा है, तो लैरिंग्स सॉरी। यदि अगर लैरिंग्स नहीं रहे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। क्या होता है, तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं, वह क्या हो जाता है, तो गूंगा हो जाता है। उस आदमी को क्या कहते हैं, तो गूंगा आदमी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो श्वास नली। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। क्या है, तो ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया, जिसको क्या कहते हैं, तो श्वास नली। यह लंबी नली जैसी संरचना होती है। क्या होता है, तो यह लंबी नली जैसी संरचना होती है, जिस पर अनेकों उपास्थि क्या है, तो यह मुलायम हड्डी होता है। उपास्थि का रिंग पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। जैसे कि यह नाक हो गया, नाक से अंदर वायु आया और यह लंबी जो पैट नुमा, नली नुमा जो संरचना होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया या फिर श्वास नली कहते हैं। और इस पर जो यह चूड़ी नुमा जो लपेटा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइलिन। इसको क्या कहते हैं, तो हाइलिन। इसको हाइलिन जो होता है वह वायु मार्ग को चिपकने से बचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह क्या करता है, तो वायु मार्ग को चिपकने से क्या करता है, तो बचाता है। और इसका हम लंबाई की अगर हम बात करें तो इसका लंबाई कितना होता है, तो यह 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह वायु को फेफड़े तक ले जाने में सिर्फ मदद करता है और इसका कोई विशेष काम नहीं है। तो हम लोग क्या देख लिए हैं, तो हम लोग नासा गुहा पढ़ चुके हैं, नासा गुहा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तो फेरिंग्स पढ़ लिए। उसके बाद लैरिंग्स के बारे में जान लिए।
उसके बाद ट्रैकिया जिसके श्वास नली कहते हैं उसके बारे में जान लिए। अब हम लोग ब्रोंकस क्या पढ़ने वाले हैं, तो ब्रोंकस के बारे में। ब्रोंकस क्या है, पहले आपको इसको फिगर से हम बता देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग फिगर ऐसे बनाते हैं, इस तरह से हो गया, और यह दो भागों में आगे जाकर क्या होता है, तो बढ़ जाता है ऐसे, और इस तरह से बढ़ जाता है। और यहाँ पर इसको क्या कहते थे, तो इसको क्या कहते थे, तो ट्रैकिया। ट्रैकिया, लेकिन जब यह दो भागों में बढ़ता है तो इसको क्या कहते हैं, तो ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस क्या कहते हैं, तो ब्रोंकस कहते हैं। तो ब्रोंकस का काम क्या है, ब्रोंकस, अगर हम ब्रोंकस के बारे में लिखें, जैसे कि ब्रोंकस, ब्रोंकस तो ट्रैकिया के आगे भाग, जैसे कि ट्रैकिया के क्या है, तो आगे है, तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे, आगे का भाग, आगे का भाग, आगे का भाग ब्रोंकस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ब्रोंकस, ब्रोंकस कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है। और इसका आकार की हम बात करें तो जैसे कि देखिए उल्टा वाई क्या आपको समान लग रहा होगा, जैसे कि यह क्या है, तो उल्टे वाई। इसका आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो उल्टे, उल्टे वाई के समान होता है, उल्टे वाई, उल्टे वाई के समान होता है। ब्रोंकस का आकार कैसा होता है, तो उल्टे वाई के समान होता है। यह ट्रैकिया के अगला भाग है, क्या है, तो ट्रैकिया के अगला भाग है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ब्रोंक्यूलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्रोंक्यूल या फिर ब्रोंक्यूलस बोल सकते हैं इसको, ब्रोंकीओल, ब्रोंकीओल क्या है, तो ब्रोंकीओल। ब्रोंकीओल अगर हम इसको फिगर से अगर आपको समझाएं तो ब्रोंकीओल को बनाते हैं यहाँ पर फिगर। यहाँ पर ऐसे हो गया, नाक क्या हो गया, तो नाक द्वार हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो फेरिंग्स होता है। उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स होता है। उसके बाद क्या होता है, तो ट्रैकिया होता है। उसके बाद क्या होता है, तो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ब्रोंकस हो जाएगा, ब्रोंकस हो जाएगा, ब्रोंकस हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है, तो पतले पतले नली के समान संरचना निकलती है। क्या होता है, तो नली के समान क्या होती है, तो संरचना निकलता है। और इसी में क्या लगा होता है, इससे ऐसे ऐसे लगा हुआ होता है, उसको अल्वियोली कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी ब्रोंक्यूल के बारे में देख रहे हैं। तो यह पतली जैसे कि क्या है, तो नली है। इसको क्या है, तो यह पतली नली है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल। क्या कहते हैं, तो ब्रोंकीओल क्या कहते हैं, तो इसको ब्रोंकीओल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ब्रोंकीओल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कूपिका क्या कहते हैं, कूपिका या फिर वायुकोश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो कूपिकाओं या फिर इसको क्या कहते हैं, तो वायुकोश, इसको क्या कहते हैं, तो वायुकोश कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो इस तरह से दो फेफड़े होते हैं, राइट होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो फेफड़ा क्या कहते हैं, तो फेफड़े हो गया। और नीचे यहाँ पर एक मांस का आकार का एक होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं, तो डायफ्राम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो डायफ्राम कहते हैं। और इधर का होता है जो फेफड़ा, वह थोड़ा सा छोटा होता है
और इधर का बड़ा होता है। तो डायफ्राम जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ब्रोंक्यूल के बारे में। तो ब्रोंक्यूल जो पतली पतली संरचना होता है ब्रोंक्यूल कहते हैं। और कुपिका क्या हो गया, तो कुपिका बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम इसको अगर लिखें ब्रोंक्यूल, लिखते चलना है आपको भी लिखते चलना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू लिखते हैं। कहता है ब्रोंकियोल, ब्रोंकस के पतले पतले भागों में बंटना क्या कहलाता है, तो ब्रोंक्यूल कहलाता है। तो ब्रोंकस के पतले भागों में बंटना क्या कहलाता है, तो ब्रोंकियोल क्या कहलाता है, तो ब्रोंक्यूल कहलाता है। अब उसके बाद कुपिका के बारे में लिखते हैं। कुपिका किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दिए हैं। कुपिका की हम बात करें तो इसके आकार कैसा होता है, तो गुब्बारे के आकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसकी आकार गुब्बारे के समान होता है। कैसा होता है, गुब्बारे के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है, गुब्बारे के समान होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यह कैसे आकार का है, तो यह गुब्बारे नुमा आकार का होता है। और इनकी संख्या की हम बात करें, कुपिका की संख्या की बात करें, तो 700 कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। कितने गुच्छे पाए जाते हैं, तो 700 कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। यह गैसों के विनिमय के लिए सहायता क्या होता है, तो कुपिका क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान। जैसे कि क्या होता है, जब यहाँ से वायु आता है, जब ऊपर से क्या होता है, तो वायु आता है, जब वायु आता है अंदर और यह कहाँ जाता है, तो यह यहाँ कुपिका में जाता है। और कुपिका के बाद क्या होता है, तो कुपिका जब यहाँ पर रक्त आता है, तो रक्त से मिल जाता है कुपिका से कहाँ मिल जाता है, और वायु, तो रक्त में मिल जाता है। और रक्त से पूरे कोशिकाओं में पहुँच जाता है। और कोशिका के बाद फिर ऑक्सीजन कहाँ वायु कहाँ आता है, तो यह कुपिका में आता है। और कुपिका फिर इसे जब फेफड़ा जब नीचे से डायफ्राम जो होता है नीचे से ऊपर ढकेलता है, तो यह वायु यहाँ से निकल जाता है। और वायु निकल कर फिर बाहर चला जाता है। मैंने इसी को कहते हैं, तो गैसों के विनिमय की क्रिया होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गैसों के विनिमय की क्रिया कहाँ होता है, तो कुपिका में, क्योंकि कुपिका में ही ऑक्सीजन क्या होता है, तो रक्त में जाकर मिलता है। वायु क्या होता है, तो रक्त में जाकर मिलता है। तो यहाँ गैसों के विनिमय की क्रिया होता है। यहाँ गैसों के विनिमय की क्रिया होता है। यहाँ गैसों की विनिमय की क्रिया होता है। अगर हम फेफड़ों के बारे में अगर बात करें, तो फेफड़ा क्या है, तो यह फेफड़ा हमारे जो एक तरह से पूरा मिलाकर क्या बनता है, तो फेफड़ा बनता है। और फेफड़ा में इस वाले भाग क्या होते हैं, तो थोड़ा सा छोटा होते हैं, और ये क्या होते हैं, तो बड़ा होते हैं। यानी लेफ्ट वाले क्या होते हैं, तो छोटा होता है,
छोटा होता है और यह थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट वाले के अनुसार, लेफ्ट वाले के अनुसार, क्योंकि इधर क्या होता है तो लीवर पाया जाता है, बाएं साइड क्या पाया जाता है तो लीवर पाया जाता है, इसीलिए यह थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम लोग बात करते हैं फेफड़े। क्या बात कर रहे थे हम लोग फेफड़े के बारे में, तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या है फेफड़ा। फेफड़े के बारे में क्या है, तो यह एक जोड़े होते हैं, यह एक जोड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यह एक जोड़ा होता है, एक इधर है और एक इधर, दो मिला के क्या होता है तो एक पेयर माने जोड़ा बनता है। और इसका रंग कैसा होता है तो रंग गुलाबी, कैसा होता है तो गुलाबी कलर का होता है, और स्पंज नुमा होता है। स्पंज कहने का मतलब है कि आप जब रुआ देखे होंगे और उसको चापते होंगे तो वह जो चपटा है उसी एक तरह से स्पंज की तरह ही उस काम करता है। तो उसी तरह से हमारे हृदय भी होता है, कैसा होता है तो स्पंज नुमा आकार का होता है, स्पंज जैसी थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है तो स्पंज नुमा फेफड़ा क्या है तो यह एक जोड़े होते हैं, यह गुलाबी रंग के होते हैं, यह गुलाबी कलर का होता है और कहता है कि थैलीनुमा संरचना होती है। तो कैसी संरचना होती है तो यह स्पंज जैसी, चाहे स्पंज रसगुल्ला देखे होंगे तो उसी तरह से जैसे कि दाबते हैं तो उसमें से सारा जो रसगुल्ला का रस होता है वह गिर जाता है और हम फिर उसको रस में डुबाते हैं तो सारे रस को एब्जॉर्ब कर लेता है, माने अपने अंदर समा लेता है। उसी तरह से हमारे फेफड़ा भी काम करता है, श्वसन को अंदर लेता है और श्वसन माने श्वास को बाहर छोड़ता है। स्पंज जैसे थैलीनुमा संरचना होती है। स्पंज जैसे थैलीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर बहुत सारे वायु कोशिका पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे वायु कोशिका, इस वायु कोशिका कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं तो अल्वियोली भी कहते हैं इसको। बहुत सारे पाए जाते हैं। यह जहाँ पर क्या होता है तो गैसों का विनिमय होता है। और हम बात करें तो यह किस परत से ढका होता है तो यह पल्मोनरी, किससे ढका होता है तो पल्मोनरी झिल्लियाँ से ढका हुआ रहता है। पल्मोनरी झिल्ली से ढका हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग डायफ्राम के बारे में भी देख चुके हैं कि डायफ्राम क्या है तो डायफ्राम होता है जो एक क्या बोल सकते हैं उसको संरचना होता है, मांस का संरचना होता है, बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है जो श्वसन में मदद करता है, क्योंकि यह जब हम लोग श्वसन करते हैं तो डायफ्राम होता है तो सुड़क जाता है, मैंने नीचे की ओर आ जाता है, जिससे हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन क्या होता है तो ऑक्सीजन पूरा भर जाता है। और जब डायफ्राम होता है जो ऊपर की ओर ढकेलता है तब क्या होता है तो जो फेफड़े में वायु थे भरे हुए वह कहाँ चले जाते हैं तो नाक के द्वारा कहाँ चले जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं। यानी हम लोग लिखते हैं डायफ्राम के बारे में अगर लिखें डायफ्राम तो यह क्या है तो यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होता है। मजबूत रचना होती है। यह बच गुहा और कहने का मतलब है कि जब हम लोग, और यह है जो इसको क्या कहते हैं जो जिसमें फेफड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, ये पूरा मिला को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बक्ष गुहा। इसको क्या कहते हैं तो बक्ष
बच्छ गुहा, बच्छ गुहा। और नीचे जो होता है, इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे यहाँ पर जो होता है, यहाँ नीचे होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उदर गुहा कहते हैं। उदर माने क्या होता है? तो पेट, और इसके नीचे क्या होता है? तो पेट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो उदर गुहा। उसको क्या कहते हैं? तो उदर गुहा कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मानव में श्वसन पूरा समाप्त हो गया। कैसे कैसे हुआ? तो हम लोग मानव श्वसन तंत्र पढ़ें। मानव श्वसन तंत्र में देखिए कि कौन क्या क्या होते हैं। मानव श्वसन तंत्र कहने का मतलब है कि बहुत सारे अंगों मिलकर जो श्वसन का काम करते हैं उसको मानव तंत्र कहते हैं। श्वसन की परिभाषा देख लिए, मानव श्वसन तंत्र की बनावट के बारे में देख लिए, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ लिए कि जैसे कि नसा गुहा हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंक्यूल हो गया, फिर डायफ्राम हो गया। इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। माने मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि में हम लोग मानव श्वसन माने क्यों करते हैं। जैसे कि हम ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बारे में हम आपको बताए थे, जिसमें अंतः श्वसन या निःश्वसन या फिर श्वसन के बारे में बताए थे। जैसे कि यहाँ से हम अगर बनाएं, इस चित्र को ऐसे बनाते हैं, चित्र है, और यहाँ से दो भागों में इसको बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, और यहाँ से कई कई भागों में यह बंटता है, पतले पतले कई कई भागों में क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है, और जिसमें गुच्छा के रूप में क्या पाए जाते हैं? तो एल्वियोली पाए जाते हैं, एल्वियोली पाए जाते हैं। और इसको हम ऐसे बना देते हैं तो क्या बन जाता है? तो यह फेफड़ा बन जाता है, फेफड़ा बन जाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन के बारे में बात किए थे। तो अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता था? अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता था? तो यह कहाँ होता था? तो जीव द्रव्य में होता था। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता था? तो जीव द्रव्य में होता था। और ऑक्सी श्वसन कहाँ होता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अगर आप उस वीडियो को पहले देखिए, जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग वायु को यहाँ से अंदर लेते हैं, वायु को यहाँ से हमारे अंदर प्रवेश करता है, और यह नासा गुहा, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोस होते हुए कहाँ जाता है? तो यह फेफड़े में जाता है। और फेफड़ा में क्या आता है? तो आरबीसी। फेफड़ा में क्या होता है? तो आरबीसी आता है। और यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है? तो आरबीसी माने रेड ब्लड कॉर्पल में, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड कॉर्पल। इसमें ऑक्सीजन चला जाता है, माने रक्त में ऑक्सीजन चला जाता है, और रक्त से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? तो यह पूरे कोशिका माने पूरे शरीर की हम बात करें तो पूरे शरीर के कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो कोशिकाओं में चला जाता है। और कोशिका में जाने के बाद हम बताए थे कि कोशिका में क्या होता है। जैसे कि एक कोशिका है तो कोशिका में जीव द्रव होता था, और जीव द्रव में ही क्या होता था? तो अनॉक्सी श्वसन होता था। और अनॉक्सी श्वसन के दौरान जो उत्पाद बनते थे, जैसे कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल का उत्पाद होता था। और यह है अनॉक्सी श्वसन के दौरान हमको 4 एटीपी प्राप्त होता था। कितने एटीपी? तो 4 एटीपी प्राप्त होता था। और यह और क्या बनाता था? पायरूबिक अम्ल बनाता था। क्या बनाता था? तो पायरूबिक अम्ल का क्या करता था? तो पायरूबिक, इसे पढ़ाया हुआ है, बस हमको एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं आपको कि पायरूबिक अम्ल का निर्माण होता था। और यह पायरूबिक अम्ल फिर कहाँ जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था। कहाँ जाता था? तो कहाँ जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था? तो 36 एटीपी बनता था, और +2 यहाँ पर जो 2 एटीपी बच जाता था, 2 एटीपी बचा हुआ रहता था, वह जुट कर कितना एटीपी बना लेता था? तो 38 एटीपी बना लेता था। इस तरह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद पुनः ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता था, वह फिर से कहाँ चला जाता था? तो वायु कोशिका में चला जाता है। और फिर इसको डायफ्राम की मदद से, जब डायफ्राम ऊपर की ओर होता है तो यह सिकुड़ता है। क्या होता है? तो फेफड़ा सिकुड़ता है,
और वायु को कहाँ भेज देता है, तो बाहर भेज देता है। तो इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया पूरा होता है। श्वसन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो यह जैसे कि दो तरह से होता है। जैसे कि एक फेफड़ा, बाह्य श्वसन कहाँ तक होता है, बाह्य श्वसन की हम बात करें तो वायु को फेफड़ा तक आना बाह्य श्वसन कहलाता है। लेकिन आंतरिक श्वसन में क्या होता है, तो यह आंतरिक श्वसन में वायु फेफड़े के बाद आरबीसी माने रक्त में मिलता है, और रक्त में मिलने के बाद वह कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिका के बाद फिर पुनः रक्त के माध्यम से ही वह कहाँ आता है, तो फेफड़े में आता है। तो इस प्रक्रिया को माने आंतरिक श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन में क्या होता है, तो वायु को फेफड़ा तक आना बाह्य श्वसन कहलाता है, और फेफड़ा के बाद जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही। नेक्स्ट डे में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।